हाँ देखो काइनेटिक फ्रिक्शन देखो it acts when there is relative motion between two surfaces in contact. When there is relative motion between two surfaces in contact. फिर लिखो डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन के बारे में लिखो. It acts always opposite to the relative velocity. It always acts opposite to the relative velocity. यार पहली लाइन ये थी आकर्षित कि दो सरफेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है ना तभी ये फ्रिक्शन एक्ट करता है. जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है. It always acts opposite to the relative velocity. देखो जैसे ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक, ये है बी ब्लॉक. बी की वैल्यू इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू इधर है 2 मीटर पर सेकेंड. आप मेरे को ये बताओ कि इस सरफेस पे ए पे किधर फोर्स लग रहा है? ए पे किधर फोर्स लग रहा है ग्राउंड वाली सरफेस पे? बिल्कुल इस डायरेक्शन में लग रहा है. बी पे किधर लग रहा है? बी पे किधर लग रहा है? बिल्कुल अगर तुम इस पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें बी किधर जाता दिखाई देगा. आगे मतलब रिलेटिव, इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन देखना है. तो ए पे बैठ के देखोगे तो बी आगे जाता दिखाई देगा 3 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब इसके पीछे किधर लगेगा? पीछे लगेगा. हाँ यार ए पे इस सरफेस पे किधर लगेगा? ए पे इस ऊपर वाली सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? बिल्कुल आगे लगेगा. क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर है. बी पे अगर इधर लगा तो ए पे इधर लगेगा. क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब जरा बताना, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. ए बॉक्स में बी प्लेट है. वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 2i plus 3. This is y direction and this is j direction. And velocity of b is equal to 5i minus 2j. Question है find direction of friction. Find direction of friction acting on block A. Find the direction of friction acting on block A. करो सॉल्व फटाफट.
बी एक प्लेट है, जैसे बुक है, बुक के ऊपर ए रखा हुआ है, तो बी की वेलोसिटी दे रखी है, ए की वेलोसिटी दे रखी है, ऐसे दैट इज ग्रेविटी डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऊपर का व्यू है। अरे 90 डिग्री का नहीं है यार, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक प्लेट है बी, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, अब दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, आई बात समझे, ऐसे देख रहे हो ग्रेविटी नीचे की तरफ है। डायरेक्शन पूछ रहा हूँ तुमसे, डायरेक्शन क्या है? देखो करना क्या होगा, अगर ए पे फ्रिक्शन निकालना है तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। ये क्या आएगा, va माइनस vb आएगा, अभी बताया मैंने तुम्हें, va कितना है 2i प्लस 3j माइनस 5i माइनस 2j, ये कितना आ जाएगा माइनस 3i प्लस j, दिस इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो a की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आ गई, b के रिस्पेक्ट में आ गई, आया ना, a की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आ गई, b के रिस्पेक्ट में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना चाहिए। तो ये तो मैं सिर्फ डायरेक्शन लोगे, ये वाली डायरेक्शन लोगे तो क्या करोगे, VAB, सिर्फ इसकी डायरेक्शन लोगे तो क्या आएगा माइनस 3i प्लस j डिवाइडेड बाय √10, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगी सर, आया ना, तो ये चीज क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ गई, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 3i minus j upon √10. This will be the direction of friction acting on the block. अरे यार ये 5 होगा बिल्कुल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 होगा, 5 आएगा 25 और √34, थोड़ी सी गलती हुई, √34 आएगा और ये 5 आएगा, अब ठीक है, ध्यान नहीं दिया। अरे बेटा मैसेज ये भी देखा था तो सॉल्व ही कर रहा था, और इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी माइनस आएगी, क्योंकि आपको एक्सीलरेशन नहीं देखना इस केस में, आपको सिर्फ वेलोसिटी देखनी, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन देखना हो आपको एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ किसी से मतलब है वेलोसिटी से, जो भी वेलोसिटी उससे अपोजिट डायरेक्शन आया ना, तो इसकी वेलोसिटी इधर है ना, तो पक्की बात है इसके फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा, कई बात से नहीं, अरे मैं आगे की बात नहीं पूछ रहा, मैं इसी मोमेंट पे पूछ रहा हूँ बेटा, आगे तो हो सकता है ये चलने के बाद में फिर से इधर आने लग जाएगी, वो तो आगे की दूर की बात होगी ना, इस मोमेंट पे पूछ रहा हूँ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको बिठा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शन निकालना है कभी भी, ये बताओ डायरेक्शन निकालनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की, बेटा जी काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल लिया गया, ठीक है। अब लिखो मैग्नीट्यूड, लिखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, magnitude of kinetic friction,
फिर से magnitude of kinetic friction is proportional to normal reaction. Magnitude of kinetic friction will be equal to mu k into n. n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है और mu k क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। mu k क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सुनो, एक चीज पे ध्यान देना, मैग्नीट्यूड तो हमेशा इसका फिक्स ही रहता है, लिख लो। इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, इसके लिए लिखो इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। ठीक है, अब इधर ये ब्लॉक है, मास म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स ये है, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूं, जैसे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इसके लगेगा इस डायरेक्शन। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। ये तो है आपका अप्लाइड फोर्स और ये है आपका फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई? अब देखो, मेरे को ये बताओ, अगर ये फोर्स अगर 1 न्यूटन का होगा तो ये फ्रिक्शन कितने का होगा? 1 न्यूटन। नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये वैल्यू 1 तो ये वैल्यू भी 1, ऐसे ये वैल्यू 2 तो ये फ्रिक्शन की भी वैल्यू 2, 3 तो 3, 4 तो 4। तो आपको लगेगा कि ये लाइन ऐसे मिलेगी, हाँ, और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? म्यू एस इक्वल स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक इंटरलॉकिंग ना टूटे। आया ना? जब तक इंटरलॉकिंग नहीं टूटे। जैसे इंटरलॉकिंग टूट जाएगी फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? जैसे इंटरलॉकिंग टूट जाएगी फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, फिर आप अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स ही रहेगा। फिर अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स ही रहता है। तुम देख सकते हो कि तो सेल्फ एडजस्टिंग वो क्या है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? ये ग्राफ समझ में आ गया? तो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। देखो, इन दिस सिंपल केस, इन दिस सिंपल केस, पहले लिख लो फिर बना लेना इसको। देखो, इन दिस सिंपल केस, if we keep on increasing, if we keep on increasing force capital F, force capital F from 0, then in beginning, from 0, then in beginning static friction will act, then in beginning static friction will act,
static friction will act and will always be then in beginning static friction will act and will always be equal to the force and is always be equal to the force capital F such that relative motion does not start. Such that relative motion does not start. Next line. When static friction reaches its maximum value, when static friction reaches its maximum value, the joints will break. The joints will break, and kinetic friction will start acting. Joints will break, and kinetic friction will start acting. Joints will break, and kinetic friction will start acting as relative motion starts. As relative motion starts. As relative motion starts. Full stop. Next line. Magnitude of kinetic friction will be fixed. Magnitude of kinetic friction will be fixed. Next line में लिखो few important points. Next line में लिखो few important points. पहला point mu s is always greater than mu k. Mu s is always greater than mu k. कैसे पता चला? From experimental observation. From experimental observation. Next line में if only coefficient of friction is given. Second point, if only coefficient of friction is given, जैसे हमेशा mu ही दे दिया, then mu s is equal to mu k equal to mu. And अगर वो सिर्फ coefficient of friction देता है, तो आप क्या बोलोगे mu s equal to mu k equal to mu. एक ही चीज है, मतलब सबकी वैल्यू सेम ही है. नेक्स्ट लाइन में देखो वैल्यू ऑफ mu s and mu k is independent of surface area. Is independent of surface area, comma it depends only on surface properties of contact surface. It depends only on surface properties of contact surface. Contact surface. Fourth point. Next line में लिखो
mu k is independent of relative speed. बस अब ये ग्राफ बना लो। ये ग्राफ बना लो। mu k is independent of relative speed. अगर मोशन स्टार्ट हुई है तब तो काइनेटिक होगा, और मोशन स्टार्ट नहीं हुई है तो स्टैटिक होगा। दो पार्ट है क्वेश्चन के। इफ F1 equal to 20 न्यूटन, चलो यार थीटा लिख देता हूं, एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, डिटरमाइन उल्टा लिख दिया F2 लिखना। If F2 equal to 20 Newton and theta equal to 60 degree, determine the maximum and minimum value of F1 so that the block remain stationary. US की वैल्यू का लगाई और यूके की वैल्यू का लगाई और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। बी पार्ट कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड and direction of frictional force. Direction of frictional force from the block is
F1 equal to 12 करो सब अब वॉइस क्लियर है वॉइस क्लियर है ओके करो सब हो गया क्या सॉल्व
यार तुम देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये 20 न्यूटन हो गया, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, ये कंपोनेंट कितना बचा, अरे एक मिनट, कईयों को वॉइस का इशू हो रहा है। देखो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 रूट 3 और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10, है ना, दैट इज ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 न्यूटन का और ये कंपोनेंट हो गया इसका 10 रूट 3 का, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इसका 30 माइनस 10 रूट 3, क्या बात सही है। अब तो यार अब तो वॉइस क्लियर आनी चाहिए, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो लगेगी मैक्सिमम वैल्यू, वो किसके बराबर लगेगी, 1 बाई रूट 3 और 30 माइनस 10 रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रूट 3 माइनस 10, आया ना, दैट इज 10 रूट 3 माइनस 1, दैट इज 70 न्यूटन के आसपास, आया ना, कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 17 न्यूटन के आसपास आ जाएगा, कई बार समझ में आ गई, कई बार समझ में आ गई, हाँ 7 न्यूटन के आसपास, 10 रूट 3 17 में आएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 17 में से 10 माइनस कर दोगे तो 7 के आसपास आ जाएगा, है ना। अब देखो जब ये फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो इसके फ्रिक्शन कितना लगेगा, भाई जब इसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा लगेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो मतलब ये जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा F1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कितनी होगी 10 प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 रूट 3 माइनस 1, मेरे हिसाब से सॉल्व नहीं किया जाएगा, 10 रूट 3 आएगा, 10 रूट 3 आएगा क्या, अरे यार ये मैक्सिमम फोर्स जब होगा उस टाइम पे ये वाला फोर्स प्लस फ्रिक्शन इधर ऐड करेंगे तो ये फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है कि ये रुका रहे, तो ये टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 रूट 3 माइनस 1 है, तो फिर ये फोर्स क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये फोर्स प्लस ये फोर्स,
10√3 न्यूटन। और F1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? F1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल। अब इसके अंदर ऐसे सोचो, जब ये फोर्स तुम कर दो कितना, 0 कर दो, ये फोर्स 0 कर दो, तो ये इधर खिसकने लग जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 7 न्यूटन ही है। तो जस्ट इसको रोकने के लिए उस टाइम पे इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 10 के बराबर होना चाहिए। तो F1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 10√3 माइनस 1 आए। क्या बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई भाई? ये फोर्स शुड बी इक्वल टू ये प्लस ये होना चाहिए ना। तो F1 किसके बराबर आ जाएगा? 10 में से फ्रिक्शन माइनस कर दो यार। मिनिमम में क्या है, अगर ये फोर्स कम होता जाएगा तो इसकी दर जाने की टेंडेंसी होगी। जब ये फोर्स कम हो जाएगा तो जब इसकी दर जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। तो ये कम से कम, चलो F स्टैटिक की मिनिमम वैल्यू जो है, F स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी? 7 न्यूटन आएगी ना। तो क्या 10 न्यूटन को 7 न्यूटन बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो F1 कितना चाहिए जस्ट इसको बैलेंस करने के लिए? 3 न्यूटन चाहिए ना यार। अभी भी नहीं बात सही। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो ये 12 न्यूटन लगेगा, ये 12 न्यूटन होगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बस आ गया आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो सेंचुरी, क्या डाउट है? स्टैटिक को यूज नहीं है लास्ट केस में इसके अंदर। भैया अगर ये 12 न्यूटन होगा, ये 10 है, तो अब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 7 लग सकती है। तभी इधर कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने के लिए। स्टैटिक ही यूज किया, कौन सा यूज किया? सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना स्टैटिक। एक और क्वेश्चन देखो। देखो थ्योरी तो खत्म हुई है, अब तो बात सिर्फ क्वेश्चन करने की है।
देखो blocks are given, velocities as shown. Blocks are given velocities as shown at t equal to 0. ये सिचुएशन है t equal to 0 टाइम पे. Find velocity and position. Find velocity and position. Find velocity and position of 10 kg block. Find velocity and position of 10 kg block at t equal to 1 and t equal to 4 seconds. Find velocity and position of block 10 kg block at t equal to 1 second and t equal to 4 seconds. करो सॉल्व. क्वेश्चन समझ में आ गया? म्यू एस न्यू के की वैल्यू 0.4 है, जी की वैल्यू 10 है, 10 kg है, 5 kg है, इसको वेलोसिटी दे दी 12 मीटर पर सेकंड. ये जो वेलोसिटी है ये t इक्वल टू 0 पे है जब आपने देखना शुरू किया. आपको t इक्वल टू 1 सेकंड पे और t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या क्या बताना है? पोजीशन बतानी है और वेलोसिटी बतानी है 10 kg ब्लॉक की. अभी भी नहीं आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? करो सॉल्व.
देखो मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा हो, कितना लग रहा हो, कितना लग रहा हो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना लग रहा हो, 4 न्यूटन। फोर न्यूटन लगेगा, 40 लगेगा, 40 लगेगा मेरे साथ, 40 न्यूटन। अब देखो इसमें टेंशन थी इधर, इसमें टेंशन थी इधर, मैं नेट पुलिंग फोर्स वाले मेथड से कर रहा हूं, इसके अलावा कितना फोर्स लगेगा, देखो ये 10 केजी, ये 5 केजी, इसके अलावा लग रहा है इधर 50, इसके अलावा इधर लग रहा 40 है ना? तो इसमें नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास, एक्सीलरेशन कितना आ गया 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया बेटा इसका 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको, क्या लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो, एक सेकंड बाद में, एक सेकंड में इसको कितना डिस्टेंस चलना चाहिए था, 12 मीटर, अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तो, लेकिन एक्सीलरेशन इसका किधर है, पीछे की तरफ है, तो ये कुछ कम चलेगा, कितना कम चलेगा, अरे यार नेट पुलिंग फोर्स इसके अलावा इधर 40 लग रहा है 10 केजी पे, रस्सी के अलावा नीचे इधर 50 लग रहा है, तो इधर 50 लग रहा है, इसके अलावा तो कुछ लग नहीं रहा है, इधर कौन सा लग रहा है रस्सी के अलावा, नेट पुलिंग फोर्स वाला मेथड, तो ये कितना आ जाएगा 50 + 40 टोटल कितना आ गया 90, अरे यार पता नहीं आ गया 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास 15 केजी, पता नहीं क्या कर रहा हूं, दिमाग सेंटर में नहीं है। कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया,
तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो तुम्हें भी पता है 1 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 6 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। और ये डिस्टेंस कितना चल जाएगा, डिस्टेंस कितना चल जाएगा 1 सेकंड में 9 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 12, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6, 12 6 18, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 9। कितनी देर के लिए चीज चली 1 सेकंड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका 9 मीटर आ जाएगा। हाँ यार अब ध्यान से देखो ये कितनी देर में रुकेगी, इधर आते आते रुकेगी कितनी देर में 2 सेकंड में। अब आपसे डिस्कशन पूछा t इक्वल टू 4 सेकंड में, क्या लॉजिक समझ में है, t इक्वल टू 4 सेकंड में पूछा है, ठीक है 2 सेकंड में रुक जाएगी। अब ये चीज इधर चलेगी, इधर लगेगा 50 न्यूटन, इधर कितना लगेगा 40 न्यूटन, तो किसका तो ये है इसका भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये जो टेंशन होगी ये क्या हो जाएगी 40 से ज्यादा होगी तो ये चलेगा, रुक तो सकता नहीं है। तो अब इस पे नेट में फोर्स कितना लगेगा, अब बस इस पे ये जो 40 न्यूटन है इधर लगने लग गया रुकने के बाद में, नेट फोर्स कितना आ गया 10 और मास कितना आ गया 15, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना, आया ना, क्या बात समझ में। अब बताओ एक ब्लॉक है यहाँ पे रह सकते हैं t इक्वल टू 2 सेकंड पे और एक्सीलरेशन इसका इधर है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन इधर है इसका, 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी इसकी, दो सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी इसकी, बिल्कुल 4/3 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी 4/3 मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4/3 मीटर हो जाएगी, यहां से यहाँ 4/3 मीटर चली जाएगी, हाँ यार यार 4/3 जाती चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 4/3, एवरेज कर दोगे 2/3 और कितनी देर के लिए चली 2 सेकंड के लिए, तो 4/3 मीटर तो आ रहा है, हाँ यार तो यहां से ये डिस्टेंस हो गई 9 और वापस कितनी आ गई 4/3, तो यहां से p इक्वल टू 0 से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका 9 माइनस 4/3, आया ना, कितना आ गया आंसर, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया। यार ये 9 कहां से आया, 12 भी वेलोसिटी हो गई 0
एवरेज आ गया 6 और 2 12 आना चाहिए, ये 12 मीटर आएगा, ये 12 आएगा, ये गलत निकाला हमने। कैसे निकाला था? 9 कैसे आ गया था? एवरेज वेलोसिटी आ गई 6 × 2 12 ही आना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर आएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, घर के लिए सिर्फ यही चीज चेंज है, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। हाँ यार, इसका आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। सेम ही क्वेश्चन है, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब तुम फ्रिक्शन के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। आई बात समझ में? ओके, बाय बाय।